गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के गुलशन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी जो मेन बुक है वह लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 4 में हमको पढ़ना है जिसका शीर्षक है तराजू में हाथी। क्या शीर्षक है? तराजू में हाथी। तो अब इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है और इस कहानी के जरिए क्या कहा जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ये कहानी है, आप लोग अवश्य इसको ध्यान पूर्वक सुने। चलिए देखते हैं इस कहानी को। सोन नदी के तट पर सूरजगढ़ नाम का राज्य सुखी और संपन्न माना जाता था। सोन नदी था और वहां के तट के पास ही सूरजगढ़ नाम का राज्य था जो कि सुखी और संपन्न माना जाता था। वहां का राजा सूर्यभानु गुणीजनों की कद्र करता था। वहां का जो राजा था जिसका नाम था सूर्यभानु, वह जो गुणीजन होते थे यानी कि जो गुणवान होते थे उनकी वह कद्र करता था। वह उन्हें खुले हाथों से पुरस्कार देता था। वह क्या करता था कि उन्हें खुले हाथों से पुरस्कार देता था। एक बार वहां के शाही माली ने शाही बगीचे में एक ही पेड़ पर 2 किस्म के आम उगाकर दिखाया। वहां पर एक उनके जो शाही माली थे उन्होंने क्या किया कि शाही बगीचे में एक ही पेड़ था, उसके ऊपर 2 किस्म के आम उगाकर दिखाया। 2 किस्म के क्या उगाकर दिखाए? आम। राजा ने उन्हें देखा, उन्हें चखा और बहुत खुश हुए। राजा क्या किए कि उसको देखा, राजा ने उन्हें देखा, चखा और फिर वो खुश हुए। उन्होंने तुरंत मंत्री को हुक्म दिया। उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री को तुरंत हुक्म दिया यानी कि आदेश दिया, इसे हाथी के तौल के बराबर चांदी के सिक्के दे दिए जाएं। मंत्री को वे आदेश दे रहे हैं राजा कि जो शाही माली है उसको हाथी के तौल के बराबर चांदी के सिक्के दे दिए जाएं। माली फूला न समाया। माली तो काफी खुश हो गया, किंतु मंत्री चक्कर में पड़ गया। जो मंत्री थे वे चक्कर में पड़ गए। हाथी को कैसे तौला जाए, क्योंकि हाथी जो है वो कि बहुत ही बड़ा जानवर होता है और वो जिसका वजन भी काफी होता है, तो निश्चित है कि चक्कर में पड़ने ही जाना पड़ेगा ना कि भाई इतने बड़े हाथी को हम लोग कैसे वजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो मंत्री भी चक्कर में पड़ गया। उस जमाने में न तो इतने बड़े तराजू हुआ करते थे और न ही इसकी जरूरत पड़ती थी। उस जमाने में क्या होता था कि बहुत बड़े तराजू भी नहीं हुआ करते थे और ना कभी उसकी जरूरत ही पड़ती थी। कई दिनों बाद भी जब हाथी को तौलने का तरीका नहीं ढूंढा जा सका, कितने दिन बीत गए और हाथी को तौलने का तरीका नहीं ढूंढा जा सका, तो राजा को इसकी सूचना दी गई। फिर से राजा को सूचना दी गई कि अभी तक जो है वो हाथी को तौलने का जो है कोई तरीका नहीं सूझा है। तो फिर राजा भी अब असमंजस में पड़ गया। राजा भी इस सूचना के बाद असमंजस में पड़ गया। राजा ने राज्य में मुनादी कराई कि जो भी व्यक्ति हाथी को तौलने का तरीका बता देगा उसे वही हाथी इनाम में दे दिया जाएगा। राजा ने क्या किया कि लोगों तक ये मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति हाथी को तौलने का अगर तरीका बता देगा उसे वही हाथी इनाम में दे दिया जाएगा। फिर क्या था, राज्य भर के विद्वान महल में आने लगे। जितने लोग सुनते थे, जितने विद्वान लोग, वे सब राजमहल में आते थे। तो एक एक करके सब वहां आने लगे राजमहल में। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने काफी बड़ा तराजू बनवाने का निर्णय लिया। बहुत ही विचार किया, फिर विचार करने के बाद सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही बड़ा तराजू बनाया जाए। किंतु यह बात किसी को समझ में नहीं आ पा रही थी।
यह बात जो थी वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा तराजू कहाँ लटकाया जाएगा। तराजू तो चलिए ठीक है कि तराजू इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन फिर सवाल था कि इस तराजू को लटकाया कहाँ जाएगा। इतना बड़ा जो तराजू है उसको लटकाया कहाँ जाएगा। यह योजना असफल हो गई। फिर भी हर आदमी हाथी तौलने का कोई ना कोई तरकीब सोचने में लगा रहता। हर कोई सोचता था कि कैसे भी हाथी को तौला जाए। इसी राज्य में बूझन नाम का एक आदमी रहता था। इसी राज्य में कौन रहता था? एक बूझन नाम का एक आदमी रहता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था। वह जो आदमी था बूझन, वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उसकी समझदारी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन वह काफी समझदार व्यक्ति था और उसकी समझदारी का जवाब जो था वह नहीं था। अचानक एक दिन उसे कुछ सूझा। वो जो बूझन था उसको एक दिन कुछ सूझा। राजमहल के सामने सिपाहियों ने पहले वो क्या किया कि वो अपने गांव से राजधानी की ओर चल पड़ा। जो बूझन था ना, वो राजधानी की ओर चल पड़ा। राजमहल के सामने सिपाहियों ने उसका हुलिया देखकर कहा, जाओ भाई अपना काम करो। बूझन को सिपाहियों ने कहा कि जाओ भाई अपना काम करो। बड़े बड़े विद्वान हार गए तो तुम क्या करोगे? बूझन चिल्लाकर बोला, मैं हाथी तौल सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? हाथी तौल सकता हूं। मुझे राजा साहब के पास ले चलो। बूझन बोला कि मुझे राजा साहब के पास ले चलो, मैं हाथी तौल सकता हूं। शोर सुनकर राजमहल के कर्मचारी, यहां तक कि मंत्री भी बाहर आ गए। जब काफी शोर हुई तो राजमहल के जितने भी कर्मचारी थे और जो मंत्री थे वे लोग बाहर आ गए। बूझन का दावा सुनकर उन्हें विस्मय हुआ। बूझन का यह दावा सुनने के बाद सबको विस्मय हुआ। कुछ लोग उसे पागल समझकर हंस भी रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे कि ये पागल आदमी है, ठीक है, और हंस रहे थे। परंतु जब राजा ने यह सुना तो उसे दरबार में बुला लिया। जब राजा को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने क्या किया कि उसे दरबार में बुला लिया। राजा ने पूछा, तुम हाथी कैसे तौलोगे? बूझन ने उन्हें हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के नदी तट पर भेजने के लिए कहा। बूझन ने कहा राजा से कि आप हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के नदी के तट पर भेज दीजिए। उसने यह भी कहा कि यदि मैं हाथी न तौल पाया, अगर मैं हाथी को नहीं तौल पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा। आप मुझे क्या कीजिएगा कि मृत्यु दंड दे दीजिएगा। राजा को लगा कि बूझन की बात में दम है। राजा को क्या लगा कि बूझन की बात में दम है। फिर क्या था? हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के नदी किनारे भेज दिए गए। हाथी और गाड़ी भर भर कर जो चांदी के सिक्के थे उसको नदी के किनारे भेज दिए गए। राजा स्वयं मंत्रियों सहित, राजा खुद अपने मंत्रियों के साथ यह कौतुक देखने उपस्थित हुए। लोगों की अपार भीड़ तो पहले से ही मौजूद थी। काफी लोग वहां पहुंच गए थे इस नजारा को देखने के लिए। बूझन ने बेझिझक मल्लाह को बड़ी नाव किनारे लगाने के लिए कहा। बूझन ने क्या किया कि जो मल्लाह था उसको बोला कि आप नाव को किनारे लगाइए। फिर उसने महावत से कहा, महावत वो होता है जो हाथी की सवारी करता है, यानी कि हाथी को अपने नियंत्रण में रखता है। अब तुम हाथी लाकर नाव पर खड़ा कर दो। महावत को बूझन ने कहा कि अब तुम हाथी लाकर नाव पर खड़ा कर दो। हाथी जब नाव पर खड़ा हुआ तो नाव में कुछ डूब गई। हाथी क्या हुआ कि जब नाव पर खड़ा हुआ तो नाव पानी में कुछ डूब गई। नाव जो था वो पानी में कुछ डूब गई। जितना हिस्सा डूबा बूझन ने वहां तक निशान लगा दिया। जितना हिस्सा
नाव का पानी में डूबा तो बूझन ने क्या किया कि वहां तक निशान लगा दिया। फिर हाथी नाव से उतार दिया गया। फिर क्या किया गया कि हाथी को नाव से उतार दिया गया। फिर बूझन ने राजा साहब के खजांची को नाव में सिक्के भरने के लिए कहा। जो राजा साहब के खजांची थे उनको नाव में सिक्के भरने के लिए बूझन ने कहा। अब सिक्के नाव में भरे जाने लगे। अब क्या हुआ कि सिक्के नाव में भरे जाने लगे। सिक्कों के बोझ से नाव पानी में धंसने लगी। सिक्कों के बोझ से क्या हुआ, जब सिक्का उसमें रखा गया तो सिक्कों में क्या होती है कि वजन होती है, तो उससे नाव जो था वो धंसने लगी। ठीक है। जब वह वहां तक डूब गई जहां निशान लगाया गया था, बूझन जोर से चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। बूझन क्या चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। अब इन सिक्कों को तौल लीजिए। बूझन ने कहा कि अब इन सिक्कों को तौल लीजिए, हाथी का वजन निकल जाएगा। बूझन ने कहा कि ये जो सिक्के हैं इनको तौल लीजिए, हाथी का वजन निकल आएगा। बूझन की सूझ से राजा बहुत प्रसन्न हुए। बूझन की सूझ से राजा क्या हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए। राजा ने बूझन को पुरस्कार तो दिया ही। राजा ने क्या किया, बूझन को पुरस्कार तो दिया ही, उसे दरबार में अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। ये तो था कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है ये आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। हम अगर बूझन के जैसे अपने विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल करें, हम क्या करें कि बूझन के जैसे अपने विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो कोई भी काम हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान हो सकता है। इसलिए कभी भी जो काम हमको करना है उसमें हमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बुद्धिजीवी जो होते हैं उनसे कोई कार्य जो है वो संपन्न नहीं हो पाता है, जबकि कोई एक छोटा जो आदमी होता है, छोटा व्यक्ति जिसको हम लोग समझते हैं कि बहुत इसको कुछ नहीं आता है, वह कोई को कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने विवेक का यानी कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल हमें हमेशा करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद से इसका प्रश्न उत्तर जो है उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं नोटबुक के माध्यम से। आप लोग उसको पूरा कर लेंगे और प्रश्न उत्तर को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद शब्दार्थ है, शब्दार्थ को भी लिखेंगे और याद करेंगे। अगर आपको कहीं भी कठिनाई हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को पता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि आपके क्लास में, आपके वर्ग में जो भी छात्र हैं, अगर उनको किसी को मालूम नहीं हो कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आप लोग उसको भी जानकारी दें ताकि वे भी आसानी से घर पे पढ़ाई कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने इस कहानी को सुने और प्रश्न उत्तर भी कर लें। धन्यवाद। कक्षा 4 के लिए प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जो कि पाठ 4 से है, जिसका कहानी मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में सुनाया हूं, तराजू में हाथी। तो इसका लिखित प्रश्न है, पहला, सूरजगढ़ राज्य कैसा माना जाता था। पहला जो प्रश्न है वो है सूरजगढ़ राज्य कैसा माना जाता था। तो इसका उत्तर है सूरजगढ़ राज्य सुखी और संपन्न माना जाता था। सूरजगढ़ राज्य सुखी और संपन्न माना जाता था। दूसरा प्रश्न है, शाही माली के
किस कार्य से राजा प्रसन्न थे? शाही माली के किस कार्य से राजा प्रसन्न थे? इसका उत्तर है शाही मालिक ने शाही बगीचे में एक ही पेड़ पर 2 किस्म के आम उगा कर दिखाए। राजा ने उन्हें देखा, उन्हें चखा। राजा ने देखा, उन्हें चखा और बहुत प्रसन्न हुए। शाही माली ने शाही बगीचे में एक ही पेड़ पर 2 किस्म के आम उगाकर दिखाए। राजा ने देखा, उन्हें चखा और बहुत खुश हुए। नंबर 3 में जो प्रश्न है, बूझन ने नदी तट पर क्या भेजने के लिए कहा? उत्तर है बूझन ने नदी तट पर हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के भेजने के लिए कहा। उसके बाद 4 नंबर में है प्रश्न, राजा असमंजस में क्यों पड़ गया? कई दिनों बाद भी जब हाथी को तौलने का तरीका नहीं ढूंढा जा सका तो राजा को इसकी सूचना दी गई, अतः राजा असमंजस में पड़ गया। 5 नंबर प्रश्न है, बूझन को पुरस्कार में क्या क्या मिला? बूझन को पुरस्कार में वही हाथी मिला तथा राजा ने उसे बूझन को पुरस्कार में वही हाथी मिला तथा राजा ने उसे दरबार में अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। दरबार में अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। यही आपका प्रश्न है। उसके बाद मैं शब्दार्थ दिखा रहा हूँ। पहले एक बार प्रश्न को मैं फिर से प्रश्न उत्तर को दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसी पाठ से शब्दार्थ है, आप लोग देखेंगे। पाठ 4, गुणीजन, गुण वाले लोग, पुरस्कार, इनाम, जमाना, समय, हुलिया, वेशभूषा, मृत्युदंड, जान से मारने की सजा, अपार, बहुत, खजांची, खजाने का मालिक, कद्र, सम्मान, इज्जत, फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना, असमंजस, दुविधा, विस्मय, हैरानी, कौतुक, आश्चर्य, अचंभा, महावत, हाथी की देखभाल करने वाला, सलाहकार, सलाह देने वाला। इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद याद करेंगे। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कुछ प्रश्न दूंगा, उसको आप लोगों को बनाना है। इस विद्यालय खुलने के बाद आप लोगों की कॉपी जो है नोटबुक, उसको चेक किया जाएगा। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।